हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। एज आज के वीडियो में वी विल सी हाउ टू सेलेक्ट द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो पेपर मेंस में आते हैं, जो दोनों पेपर 250-250 नंबर का होता है। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चुनोगे उसके वेटेज टोटल 500 नंबर का होता है। एंड व्हाट वी मे नॉट नो इज दैट कि GS1, GS2, GS3, GS4 में जो भी टॉपर्स होंगे आप देखोगे कि उनके मार्क्स मोटा मोटी आसपास ही रहते हैं, बट इट इज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आपका सिलेक्शन यूपीएससी में होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो आपके रैंक क्या आएंगे। सो दैट्स वाई सेलेक्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रॉपरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार वी हैव हर्ड स्टोरी कि कोई एस्पिरेंट था जिसका बहुत साल से यूपीएससी नहीं हो रहा था, फिर उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर दिया एंड देन उसका यूपीएससी क्लियर हो गया। सो दीज ऑल स्टोरीज और इन सारे बातों से वी नो दैट द ऑप्शनल सब्जेक्ट is very important, and in today's video we will learn how to properly select the optional subject. So let's get started. सो सेलेक्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होगा। 250 नंबर का होता है और 500 नंबर बहुत मैटर करते हैं क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आप नंबर उठा सकते हैं। क्योंकि अनलाइक अदर सब्जेक्ट जिसके क्वेश्चन यू मे और यू मे नॉट नो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस और का सिलेक्शन आपके हाथ में होता है। सो जो और लिमिटेड होता है। सो उस लिमिटेड सब्जेक्ट को सिलेबस को अगर प्रॉपरली पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग आप कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, एंड दैट कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन विनिंग द यूपीएससी रेस और लूजिंग द यूपीएससी रेस। ओके, सो मूविंग फर्दर, सबसे पहले सम बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आप अगर फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया है, तो कोई भी एस्पिरेंट हो तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करने का। तो उसमें क्या होगा कि योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से की है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, और आपके मतलब मान लीजिए CGPA हैं तो काफ़ी टॉप CGPA हैं, 9-10 पॉइंटर लाने वाले आप स्टूडेंट हो, या परसेंटेज है तो 85-80+ वाले स्टूडेंट हो। सो और काफ़ी कंफर्टेबल हो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में, तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि यू कैन चूज़ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज यूपीएससी ऑप्शनल। ऑब्वियसली अगर वो ऑप्शनल में मेंशन है यूपीएससी के, तो फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर कैन यूज सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, मैकेनिकल इंजीनियर कैन यूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। अगर इकोनॉमिक्स में किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कर रखा है, लॉज या मैथमेटिक्स से कर रखा है, सो वो अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चुन सकता है। जस्ट गो थ्रू द सिलेबस ऑफ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो यूपीएससी मेंशन करती है, एंड सी इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल देन ऑब्वियसली you should choose you can choose your graduation subject, क्योंकि उसमें आपको मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। it will be just like revision, और it is not कि अगर आपके जनरल स्टडी से सब्जेक्ट ओवरलैप नहीं भी करता है तो you don't have to worry, क्योंकि सिंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप कम मेहनत में वो सब्जेक्ट के यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर पाइएगा। और दोनों एडवांटेज होता है। कॉमन सब्जेक्ट जनरली जो जीएस के जनरल स्टडीज़ के पेपर के ओवरलैपिंग होते हैं, वी विल सी आगे कॉमन सब्जेक्ट के एग्जांपल, वो बहुत सारे स्टूडेंट चुनते हैं, उससे भी सेलेक्ट होते हैं। और अगर कोई जो रेयर सब्जेक्ट है जो बहुत कम स्टूडेंट चुनते हैं, जो स्पेसिफिक उस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, तो उनको अपना एडवांटेज होता है वो रेयर सब्जेक्ट चुनने का। ठीक है, सो पहला क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया इज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका यूपीएससी ऑप्शनल पेपर क्या होगा। सेकंड इज सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। मे बी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन किया है, बट वो सब्जेक्ट आप उतना इंटरेस्ट नहीं आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, एंड मे बी आप बहुत मतलब खींचतान के पास किए हैं ग्रेजुएशन। सो इन दैट सिनेरियो टेकिंग द ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मे नॉट बी हेल्पफुल। सो यू कैन गो थ्रू द यूपीएससी सिलेबस एंड सी कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मैं पढ़ना चाहता हूँ। सो बिकॉज सी यूपीएससी जर्नी इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, और मे बी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, सेकेंड अटेम्प्ट में ना हो, थर्ड अटेम्प्ट में ना हो, या मे बी पंचवर्षीय योजना बन जाए आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन। सो कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करना आपके लिए बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत होगी। सो सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, जो आपको लगता है कि मे बी यू आर इंटरेस्टिंग इन नोइंग दैट सब्जेक्ट, जो अपने पास में नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत उसका आइडिया है एंड यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, सो दैट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल। क्योंकि अगर कल को यूपीएससी नहीं भी निकलेगा तो वो सब्जेक्ट में आपकी पकड़ रहेगी, एंड
स्टडिंग एवरी सब्जेक्ट हेल्प्स अस इन वन वे और अदर। फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी लोग को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट हो, सो दे कैन सेलेक्ट हिस्ट्री फॉर दैट। किसी को फिलोसफी में इंटरेस्ट हो, सो दे कैन सेलेक्ट फिलोसफी। किसी को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो कि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ूंगा, क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ूंगा, या मे बी जस्ट कि तो वो साइकोलॉजी ले सकता है। मे बी सोशियोलॉजी में किसी को इंटरेस्ट हो, सोसाइटी के बारे में जानने का, कास्ट सिस्टम इंडिया की होती है या वर्ल्ड की सोसाइटी कैसे होती है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मतलब one day or another we are the part of the society, so studying society as a subject is also very interesting idea. So you can select the subject of your interest. That is one of the basic criteria for selecting the main subject. Now अगर ये इनसे भी नहीं बात बने, सो यू कैन ऑलवेज सी द ओवरलैपिंग विद जीएस। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिस्ट्री होता है आपके जनरल स्टडी 1 2 3 4 और प्रीलिम्स में भी देखोगे हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी होता है सोसाइटी का सब्जेक्ट, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मेंस का पार्ट है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है, ज्योग्राफी प्रीलिम्स मेंस दोनों का पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस आपका पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का क्वेश्चन आते हैं आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों में। सो ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो अगर आप एज अ मेंस अपना सब्जेक्ट चुनते हो तो आपके मेंस तो हो जाए, मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और साथ साथ आपके प्रीलिम्स और जनरल स्टडीज़ का भी एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांगली हो जाएगा कि उस सब्जेक्ट से अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा यू विल बी इजीली एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जिन्होंने वो सारे ऑप्शनल नहीं चुने हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कैंडिडेट को कंसिडर करना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एकदम ही अगर डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिक्स लेता है, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भी है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो कल को यूपीएससी नहीं निकलेगी। तो हर साल आपको जनरल स्टडी की हिस्ट्री सोशियोलॉजी इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से मैथमेटिक्स एडिशनल पढ़ना पड़ेगा जिसका कोई लेना देना नहीं होगा आपके दूसरे प्रीलिम्स या जनरल स्टडी 1 2 3 या 4 से, इनफैक्ट इथिक्स में भी और एसए में भी। यू कैन, अगर आप बहुत श्योर नहीं हो, बहुत स्ट्रांग नहीं हो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में या इंटरेस्ट भी वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट अ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री सोशियोलॉजी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। जस्ट फॉर एग्जांपल ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और जनरल स्टडी 1 2 3 के पेपर 1 2 3 4 के पेपर में भी काम आएंगे। सो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का बर्डन लेके चल रहे हो। आपको लगेगा कि जो मेंस का मैं मेंस के लिए सब्जेक्ट का जो ऑप्शन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके साथ साथ मेरा जो नॉर्मल यूपीएससी की प्रिपरेशन भी होती जा रही है, प्लस एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करके मेरा मेंस का भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सो ये बेसिक क्राइटेरिया हैं। अगर मान लीजिए इस बेसिक क्राइटेरिया के बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहता है या इसके बाद भी चीज़ें फर्दर क्लियर नहीं रहती हैं तो लेट्स मूव टू फर्दर होता है जो कि थोड़ा सा एडवांस क्राइटेरिया है जिसमें ज़्यादा और दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे लेंथ ऑफ द सिलेबस। यू कैन ऑलवेज कंसिडर, जस्ट यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ही हर जो सब्जेक्ट होगा उसका लेंथ मेंशन होता है, मतलब सिलेबस मेंशन होता है। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट कि सिलेबस छोटा है या बड़ा है। ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं उसका लेंथ सिलेबस से पता करना ईजी है, बट जनरली भी यू कैन ऑलवेज गूगल और गो थ्रू डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस कि सबसे छोटा सिलेबस किसका होता है और यू कैन जस्ट चेक, मतलब यूपीएससी के नोटिफिकेशन में सिलेबस पढ़ के भी आइडिया लग जाएगा आपको कि किसका सिलेबस है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है और किसका सिलेबस है जो काफ़ी लिमिटेड कंटेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी मेरे भाई भी जब प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी का तो उसने एंथ्रोपोलॉजी लिया था और बहुत सारे एस्पिरेंट एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं बिकॉज देसे कि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस इतना छोटा होता है, अगर सही से मटीरियल ला के करो तो 3 महीना में तैयारी हो जाती है। सो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट अ सब्जेक्ट जिसका मतलब जिसका ऑब्वियसली सिलेबस थोड़ा छोटा हो, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे सिलेबस जो यूपीएससी के जनरल स्टडीज और प्रीलिम्स के सिलेबस है दैट विल रिमेन कांस्टेंट एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। सो कोई और एक्स्ट्रा हेवी बर्डन वाला सब्जेक्ट उठाना दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैरी इन अ लॉन्ग रन। सो ऐसा सब्जेक्ट वी कैन सेलेक्ट, वन ऑफ द क्राइटेरिया कैन बी सेलेक्टिंग अ सब्जेक्ट जिसका सिलेबस छोटा हो। देन अगेन एडवांस क्राइटेरिया क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड गाइडेंस एंड टेस्ट सीरीज। सो देखो बहुत सारे जो यू विल सी दैट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर योर प्रिपरेशन। और ये भी देखना कि उसके
के उस सब्जेक्ट के ईजिली मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सोशियोलॉजी की बात करूं, अगर सोशियोलॉजी का आपको कोई स्पेसिफिक यूपीएससी से रिलेटेड बुक पता नहीं है, फिर इतनी इतनी मोटी मोटी बहुत सारी बुक होंगी, बहुत सारी नोट होंगे, उससे बैठ के आप सेलेक्ट करते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे। बट मेरे ख्याल से नितिन सांगवान की एक सोशियोलॉजी की बुक है, जिन्होंने एक इतनी बड़ी बुक है उसमें यूपीएससी के एकदम अकॉर्डिंगली सिलेबस बना रखा है, तो इट बिकम्स ईजी फॉर प्रिपरेशन। सो वैसे ही जो भी सब्जेक्ट आप चुनो तो जस्ट सी कि यूपीएससी स्पेसिफिक सिलेबस की बुक या मटेरियल इजीली, नोट्स या मटेरियल इजीली अवेलेबल हैं कि नहीं। क्योंकि कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनना जिसमें इंटरेस्ट बहुत है, दूसरी चीज़ें बहुत फैक्टर है, बट उसका सिलेबस इजीली अवेलेबल नहीं है, उसका मटेरियल यूपीएससी स्पेसिफिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि खुद से फिर नोट्स बनाना, चीज़ें छांटना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ये डिसाइड करना। सो वहाँ पे वर्क थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। सो ऐसा सब्जेक्ट चुनना जिसके टेस्ट सीरीज, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखोगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज होती है, बट दे डोंट प्रोवाइड अ टेस्ट सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट विच इज मेंशन इन द यूपीएससी। मे बी बॉटनी हो गया या एनिमल हस्बेंड्री के टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी इजीली आपको। बट जैसे कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसकी टेस्ट सीरीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है, ऑलमोस्ट हर कोचिंग सेंटर होता है। तो कल को आप टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करना चाहोगे अपने प्रिपरेशन को और पक्का करने के लिए, तो भी वहाँ पे एडवांटेज होगा। प्लस मटेरियल भी इन सारे सब्जेक्ट के बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। स्पेसिफिक बुक आप अगर इंटरनेट या गूगल पे सर्च करोगे या किसी के वीडियो प्रीवियस टॉपर्स के वीडियो देखोगे तो वो बहुत क्लियरली बता देंगे कि हाँ मैंने ये बुक पढ़ी थी, यहाँ से सिलेबस पढ़ा था, तो आपके प्रिपरेशन ईजी होगा। कंपैरेटिवली अगर किसी ने जियोलॉजी ले लिया या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके उतने टॉपर्स नहीं हैं या जिसके मटेरियल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी कोई स्पेसिफिक यूपीएससी की बुक अवेलेबल नहीं है, तो फिर वही ग्रेजुएशन की बहुत सारी बुक होगी, उससे यूपीएससी के सिलेबस देख के आप छांटते रहोगे। सो इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ सब्जेक्ट, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मटीरियल, गाइडेंस और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं। अब जैसे लिटरेचर बहुत सारे लिटरेचर हो सकते हैं, उन जियोलॉजी है, बोटैनी है, इन सारे सब्जेक्ट का मटेरियल और टेस्ट सीरीज फाइंड करना इट इज़ रेयर। ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि कहीं नहीं मिलेगा, बट ईजिली अवेलेबल नहीं होता है जनरली। तो ये फैक्टर भी यू शुड ऑलवेज कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग योर मेंस, क्योंकि अल्टीमेटली क्राइटेरिया उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, चीज़ें लर्न करोगे, बट द मेन जो मोटिव है दैट इज़ टू क्लियर यूपीएससी एंड बिकम एन कलेक्टर या आईपीएस या जो भी आप बनना चाहते हो। सो दैट्स वाई ये फैक्टर कंसिडर करना कि उसका प्रॉपर यूपीएससी स्पेसिफिक मटेरियल, गाइडेंस और उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि एट द एंड वी विल सी आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस, सारा खेल टेस्ट सीरीज का होगा। ऑब्वियसली सिलेबस जो नहीं कंप्लीट करेगा 1000 टेस्ट सीरीज दे दो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जिसने सिलेबस प्रॉपरली कवर कर रखा है, अगर मान लो 100 बच्चे ने कवर कर रखा है, अब उस 100 बच्चे में से अगर 10 का सिलेक्शन होगा, उस 10 का सिलेक्शन होगा जिसने सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाई होगी और सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज के मार्क्स और टेस्ट सीरीज के स्कोर के बेसिस पर खुद की कमी को एनालाइज करके इम्प्रूव किया होगा। ठीक है। सो देन अनदर एडवांस criteria for selecting the syllabus can be static and dynamic nature of the syllabus. See, static syllabus जैसे for example anthropology है, history है, geography है, ये सारे की syllabus static रहती है, जो syllabus है बस वही है। मतलब जब तक यूपीएससी खुद ही वो syllabus ना चेंज कर दे, इसमें कोई नई एडिशन नहीं हो सकता। अब हिस्ट्री में पानीपत की 3 लड़ाई है, तो अब चौथी लड़ाई नहीं होगी। अगर अभी हो भी जाएगी तो वो हिस्ट्री का पार्ट बनने में 40 साल बाद बनेगी। उसी तरह से ज्योग्राफी में जो भी एडवांस जो भी थ्योरीज हैं जो कि सिलेबस का पार्ट बन सकते हैं, वो ऑलरेडी हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में ऐड हो जाएगा कि जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड हुई या कहीं अर्थक्वेक आ गया, उसका एग्जांपल ऑब्वियसली रहेगा, बट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मोटा मोटी सेम रहेगा। और एक्सेप्शन जैसे कि कुछ जैसे कहीं फ्लड आ गया सिटी में, उनका एग्जाम्पल हुआ, कहीं अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो फट गया, वो सब तो थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड होगा, बट मोटा मोटी जो ज्योग्राफी का कोर सिलेबस है, कॉन्सेप्ट है, वो सेम रहता है। हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, जब तक एकदम ही हिस्ट्री के बेसिस पे कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए कि प्रेजेंट पे एनालिसिस करने का, बट कुछ नहीं रहता। उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी में विल सी द डिफरेंस कि एंथ्रोपोलॉजी थोड़ी प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी होती है, जो ट्राइब्स होते हैं इस तरह के, तो उनका भी, और जेनेटिक वेनेटिक
भी कंसिडर, उसमें स्कल का बोन का स्ट्रक्चर एंड दूसरे फैक्टर कंसिडर होते हैं जो कि बहुत डायनेमिक नहीं है। जो सिलेबस है वो है, जब तक सिलेबस से कोई पार्ट निकाल के यूपीएससी दूसरा पार्ट नहीं ऐड कर देगी, इन ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनका सिलेबस मोटा मोटी सेम रहेगा। अनलाइक दीज सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हुआ, ये सारा डायनेमिक सब्जेक्ट है। अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप हुआ, हर साल नए इंडिया के मोदी जी कहीं गए घूमने के लिए, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट करती है, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट बन गया। और ऐसा सिलेबस का पार्ट बनता है कि वो इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट बन जाता है, क्योंकि इस तरह के जो चेंजेस आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीएससी कहीं ना कहीं ज़रूर पूछती है उसको। सो अगेन, तो इस तरह से यू हैव टू जस्ट सी। उसी तरह से सोशियोलॉजी में ऑल दो कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बट चूंकि सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ द सोसाइटी, सो क्वेश्चन हमेशा रीसेंट सोशल स्ट्रक्चर पे भी आते हैं। तो रीसेंट के इंसिडेंट साइट करना, उसके बेस पे एग्जांपल, वो भी वहाँ इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नया चेंजेस आया या कोई चीज़ें आई, वो डायनेमिक होती हैं। उसी तरह से लॉ डायनेमिक है, मेरे ख्याल से जो बेसिक लॉ है वो सेम होता है, बट कल को कोई अमेंडमेंट आया, कोई चेंज आया, तो इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। जैसे ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जैसे ये है इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशन, ये तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। ऑल्दो एडवांटेज ये होता है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन आपके मतलब जनरल स्टडी, मतलब प्रीलिम्स और मेंस का भी पार्ट है। बट अगर 500 नंबर उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है भैया एक बार नोट बन गया तो बार बार हर साल मैं उसमें ऐड नहीं कर सकता, तो गो फॉर द सब्जेक्ट जिनका सिलेबस कांस्टेंट रहता है। बट अगर इफ़ यू आर अ डायनेमिक पर्सन, आपको नई नई चीज़ें पढ़ना कि कोई बात नहीं, इस साल यूपीएससी में निकला, अगले साल नए नए चीज़ें पढ़ के करेंगे, सो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट अ डायनेमिक सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये कर सकते हैं। और यहाँ से डायनेमिक सब्जेक्ट सेलेक्शन इन द ऑप्शनल एंड डायनेमिक सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेंस प्रीलिम्स और मेंस का जीएस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी डायनेमिक सब्जेक्ट में हम ऑब्वियसली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बट वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है, उसके अपने क्वेश्चन होते हैं, और वो करंट अफेयर्स बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आता है, साइंस, टेक एंड दूसरे चीज़ों के भी करंट अफेयर्स आते हैं। बट अगर आप मेंस की बात कर रहे हो, अगर कोई डायनेमिक सब्जेक्ट चुन ले रहे हो, तो ये 500 नंबर का खेल है, इसमें कितने भी हो सकता है 200 नंबर का डायनेमिक आ जाए। तो जस्ट यू हैव टू कैलिब्रेट योर स्ट्रेंथ कि आप स्टैटिक में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या डायनेमिक सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जस्ट सी द नेचर ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो ये भी एक सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि स्टैटिक है, सब्जेक्ट डायनेमिक है। फिर एडवांस क्राइटेरिया आ जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव सब्जेक्ट। से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होता है जो कि फैक्चुअल सब्जेक्ट होता है, जिसमें सही आंसर है तो सही है, गलत है तो गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स है, मैथ्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा, मतलब सॉल्व करने के हो सकते हैं कुछ एडवांस में अप्रोच डिफरेंट हो जाए, बट आंसर एक ही आएगा। उसी तरह से फिजिक्स का कोई थ्योरम है या फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट है, जब तक तुम खुद साइंटिस्ट नहीं हो, अगर कुछ नई डिस्कवरी किए हो, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द सिलेबस। वो जब 10-20 साल बाद पूरा प्रॉपर्ली इवैल्यूएट होता है तभी आता है। सो फिजिक्स का हुआ, मैथ्स का हुआ, ये काफ़ी फैक्चुअल सिलेबस होता है, जो है वो है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर है तो वो जो है वही है होगी। क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं जो हैं वो सिलेबस के पार्ट है, वो कांस्टेंट रहेंगे। उसका सही या गलत आंसर पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करेगा। उसका सही आंसर है, मैं लिखूंगा तो वही सही आंसर लिखूंगा, दूसरा लिखेगा तो वही आंसर लिखेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट होते हैं तो थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें पर्सन टू पर्सन आंसर डिफरेंट कर सकता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन होता है, सोशियोलॉजी के होते हैं, लिटरेचर के होते हैं। इसमें जैसे लिटरेचर में अब कुछ भी हो गया, जैसे पोएम हो गई, इसमें कवि क्या कहना चाहता है तो मैं कुछ और तरीके से लिखूंगा, कवि क्या कहना चाहता है कोई और कुछ और तरीके से लिखेगा। उसी तरह से सोशियोलॉजी के क्वेश्चन हो गया, जैसे कास्ट पे क्वेश्चन हो गया या अभी के वुमेन के स्टेटस पे क्वेश्चन हो गया, तो मैं कौन पॉइंट्स लिखूंगा, दूसरे कौन पॉइंट लिखेंगे, दे आर डायनेमिक। मैं कौन एग्जांपल लिख रहा हूँ, दूसरे कौन एग्जांपल लिख रहा है। उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, मैंने कौन से लॉ कोट किए, दूसरे ने कौन से लॉ कोट किए, मैं कौन से क्वेश्चन के किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे मतलब ज़्यादा फोकस करके अपना आंसर लिख रहा हूँ। तो दीज आर द सब्जेक्टिव। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि सब्जेक्टिव होंगे, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव होंगे। अगेन दोनों का अपना स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस है। सो जैसे सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में अगर तो एग्जैक्टली नहीं भी आता है तो आप मतलब पूरा आंसर भर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आता है तो नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस क्वेश्चन लिख के उसको इलेबोरेट कर दोगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांस क्राइटेरिया कि तुम अपना ऑप्शनल देखो, उसमें देखो कि तुम ज़्यादा कंफर्टेबल किस में हो। जैसे कि सब्जेक्टिव चीज़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, या कि ठीक है मेरे हिसाब से चीज़ें लिख दें ताकि याद वाद ना करना पड़े एग्जैक्टली, या ऑब्जेक्टिव चीज़ों से ज़्यादा कंफर्टेबल हो कि ठीक है यार 10 तरह का दिमाग ना हो, एक
ही आंसर है, मैं पढ़ के चला जाऊंगा, आई विल बी एबल टू राइट इट। तो दीज आर द एडवांस सिलेक्शन क्राइटेरिया। लेंथ ऑफ सिलेबस, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल हो गया, स्टैटिक डायनेमिक हो गया, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो गया। दिन अगेन ये बेसिक और एडवांस के बाद भी अगर कोई दिक्कत रहती है कि स्टिल इफ़ यू आर अनडिसाइडेड कि कौन सब्जेक्ट लें या कंफ्यूज, इतने इन ऊपर के ऑप्शन के बाद एटलीस्ट आपके पास मतलब 4 या 5 सब्जेक्ट हो जाने चाहिए कि हाँ इनमें मैं अब कंफ्यूज हूँ या ये सब्जेक्ट मैं लेना चाहता हूँ बट स्टिल आई एम कंफ्यूज। सो बट देखो अगर टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जैसे ग्रेजुएशन वाले हैं तो इनमें कन्फ्यूजन की फिर कोई बात नहीं है। अगर इफ़ यू फील कंफर्टेबल, जैसे मैथ्स अगर किसी ने लिया भी कंफर्टेबल तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है। कन्फ्यूजन बेसिकली आ जाते हैं इस तरह के सब्जेक्ट में जो कि मतलब दूसरे फैक्टर से डिसाइड करते हैं, जैसे कि कितना ओवरलैपिंग कर रहा है, इंटरेस्ट है कि नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव है नहीं है, डायनेमिक है नहीं है। अगर इसके बाद भी जैसे 4-5 ऑप्शन आपके पास हैं एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज, तो यू कैन देन हाउ टू सेलेक्ट इट, जस्ट गो थ्रू द जीएस सिलेबस, क्योंकि ऐसे भी पहला जीएस सिलेबस कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस सिलेबस जब करोगे तो कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसका कुछ पार्ट तो कवर हो ही जाएगा, सोशियोलॉजी का कुछ पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द जीएस सिलेबस, जो जनरल स्टडी का प्रीलिम्स और मेंस का जीएस 1, 2, 3, 4 का सिलेबस है, उसको करने के बाद नाउ यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू डिसाइड योर इंटरेस्ट। अब तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है, जैसे हिस्ट्री, आर्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, हेडेक लगता है, या पॉलिटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, लॉ के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, कि इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, कि सोशल सोसाइटी के बारे में अच्छा लगता है। यू विल हैव सम आइडिया अबाउट योर इंटरेस्ट कि क्या अच्छा लगता है यूपीएससी के जनरल सब्जेक्ट में, किस चीज़ में, इकोनॉमिक्स में हो सकता है किसी को इंटरेस्ट हो जाए। एंड देन यू ऑब्वियसली यू विल नो अबाउट योर स्ट्रेंथ कि तुम्हें चीज़ें याद ज़्यादा इजीली रहती हैं या तुम खुद से कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजीली अप्लाई कर पाते हो। एंड देन यू विल ऑल्सो नो कि उसके बाद जब सब्जेक्ट देखोगे यू विल नो कि कितना उसमें ओवरलैप हो रहा है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर जीएस यू विल बी इन बेटर पोजिशन कि ये अनडिसाइडेड और कंफ्यूज सब्जेक्ट को फर्दर डिसाइड करने के लिए। वंस यू आर डन विद दिस, तो ये अपने आप हो जाएगा। एंड नाउ गो थ्रू द सिलेबस, फिर से एक बार बैठो, जो सब्जेक्ट डिसाइड किया, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 या 5 सब्जेक्ट है तुम्हारा डिसाइड, जस्ट गो थ्रू द सिलेबस। यूपीएससी के नोटिफिकेशन में उनके सिलेबस एक बार पढ़ो, तुमको थोड़ा सा आइडिया होगा, अच्छा इसका सिलेबस थोड़ा सुना लग रहा है, ठीक लग रहा है, इसका सिलेबस में पता नहीं, लग तो रहा था कि इसमें ईजी आएगा बट ये कौन से कॉन्सेप्ट है नहीं पता। देन गो थ्रू द पास्ट 4 ईयर क्वेश्चन पेपर कि उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जेनरिक आते हैं कि बहुत स्पेसिफिक आते हैं, एंड तुम किस में उसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लगता है कि नहीं यार बहुत स्पेसिफिक मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत जीएस के नॉलेज भी उसमें डाल पाऊँ, तो जस्ट सी कि प्रीवियस के 4 ईयर उस पेपर को तुम जीएस के अपने नॉलेज के बेसिस पर कितना अटेम्प्ट कर पाते हो। अगर मान लो उस क्वेश्चन उस पेपर के मतलब ऑलमोस्ट 50% या 40% क्वेश्चन तुम बस जीएस के नॉलेज पर अटेम्प्ट कर पा रहे हो या सुने लग रहे हैं, सो दैट ऑप्शन बिकम इजी। तब उसके लिए स्पेसिफिक प्रिपेयर करोगे तो इट विल मतलब वो ज़्यादा ओवरलैपिंग था, तुम्हारा इंटरेस्ट भी है और चीज़ें तुम्हें याद भी है। बट अगर जीएस पढ़ के भी कोई मान लो इसमें से सब्जेक्ट है जिसके एक भी क्वेश्चन नहीं हिल रहे हैं या सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है तुमको, सो फिर वो सब्जेक्ट को काट दो। तो ऐसे करने के बाद आई होप कि यू विल फाइनली हैव वन सब्जेक्ट जो कि ऊपर का बेसिक एडवांस क्राइटेरिया भी सब्जेक्ट फुलफिल करता हो, और तुम्हारा ये जीएस के सिलेबस पढ़ने के बाद जो फर्दर अंडरस्टैंडिंग आई है उसके बेसिस पर देन फाइनली डिसाइड कि तुमको क्या करना है। फिर एक बार जब सब्जेक्ट डिसाइड कर लोगे देन जस्ट सर्च कि उसके मटेरियल कहाँ से लेने हैं, एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर, दैट इज अनदर पार्ट। एंड आई होप कि इस वाले कोर्स में आई विल कवर द सोशियोलॉजी पार्ट, ठीक है। और तुम अगर कोई दूसरा भी सब्जेक्ट चुनते हो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि अल्टीमेटली कीप ऑल अदर फैक्टर्स इन माइंड बिफोर डिसाइडिंग जो कि हमने इसमें डिसाइड किया है, ठीक है। उसके बाद वंस यू डिसाइड द मेन सब्जेक्ट देन प्रिपेयर फॉर इट, और वी विल सी इन अनदर वीडियो कि कब प्रिपेयर कर लेना चाहिए, कब रिविजन करोगे, दैट इज द अनदर स्टोरी, वी विल डिस्कस इट लेटर। बट these just keep all these basic, advanced and this generic point, this will help you a lot to decide your main subject, ठीक है। और क्योंकि मेंस का सब्जेक्ट का प्रॉपर डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट मे बी द डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन द सक्सेस और द फेलियर इन यूपीएससी प्रिपरेशन। सो इसके बाद आई जस्ट मेंशन सम ऑनरेबल एडिशनल ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सो दैट फर्दर क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि जस्ट सी डोंट रिलाई यूपीएस एटलीस्ट
डोंट रिलाई ऑन मल्टीपल सोर्सेज व्हेन इट कम्स टू सिलेबस, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे. बट व्हेन इट इज़ फॉर डिसाइडिंग सच इंपॉर्टेंट थिंग लाइक क्या सब्जेक्ट लेना है या क्या बुक चुननी है, ऑलवेज गो थ्रू द मल्टीपल सोर्सेज सो दैट, क्योंकि एक बार डिसाइड होने के बाद इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. सो इस तरह के डिसीजन में यू शुड ऑलवेज रेफर टू द मल्टीपल सोर्सेज. बट ऑब्वियसली सिलेबस के लिए मल्टीपल सोर्सेज इज बिग नो. जो मैं बुक बताऊंगा, अगर मेरा मतलब फॉलो कर रहे हो तो जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड, और एक बार बुक जो डिसाइड कर ली, जस्ट फॉलो दोज बुक. कोई ऐसा नहीं है अगर उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, दैट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में ऐसी कोई बुक नहीं है यूपीएससी के जिससे यूपीएससी के हर क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. सो once you decide for syllabus, you should not refer multiple sources, but yes, for deciding which book I have to refer, या यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे करनी है या टाइम टेबल कैसे, जो जेनरिक है, जो एक बार डिसाइड करने के बाद चेंज नहीं करना है, उसके लिए you should always refer to multiple sources. So just for this also I will just mention some other sources जहाँ से you can get the additional information. So how you can get it, I'll just show you. Let's discard it. Just go to your Google में सर्च करो मोस्ट पॉपुलर सिलेबस, मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी, और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं काफ़ी, उसके कुछ ना कुछ पेजेस आ जाएंगे. जस्ट गो थ्रू ऑल द पेज. फॉर एग्जांपल I'll mention some of the page. I'll just go through it fast and मैं बस फास्ट जाऊंगा और तुम उसको प्रॉपरली रीड करोगे, क्योंकि this is very important to decide your optional subject. I'm telling again is very important thing. ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल दृष्टि आईएएस का मुझे सब्जेक्ट का मैटर भी इनका काफ़ी अच्छा लगता है, और इनका ये भी लिखा हुआ बहुत अच्छा है. तो इन्होंने लिखा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है. जस्ट गो थ्रू इट. ये भी वही बताएं, जो भी मैंने चीज़ें डिस्कस किया वो भी हो सकता है रिपीट हो इसमें या कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए. जस्ट गो थ्रू इट. ये भी वही बोलेंगे कि चूजिंग कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या होगा, कॉमन ओवरलैपिंग क्या होगा. जस्ट गो थ्रू ऑल दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो क्या है, एनसीईआरटी गिवन प्रेफरेंस क्या है. उसके बाद इनका कुछ स्पेसिफिक है, एनी ऑफ द ऑप्शनल अमंग द लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट. ये सारे लिस्ट हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जो यूपीएससी के हमारे इसमें भी हैं, नोटिफिकेशन में भी यहाँ मेंशन होता है कि ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम चुन सकते हैं. सो जस्ट गो थ्रू दृष्टि आईएएस का ये वाला आर्टिकल. I'll give you the link of these in the comment below also. But तुम ऐसे भी जनरली सर्च कर सकते हो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी. फिर देखो ये बाइजू के हैं जिसमें टॉप 10 मैंने सर्च किया था, तो इसमें अब ये बता रहा है कि ये सक्सेस रेट 2019 में क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कितने बंदों ने ली, उसमें से कितने निकले. ऑब्वियसली कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट है जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, अब यहाँ देख लो ज्योग्राफी काफ़ी बच्चे लेते हैं. उसी तरह से जब सोशियोलॉजी होगा तो बहुत बच्चे लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस बहुत बच्चे लेते हैं. अब जैसे कि अब ये देख लो जिन्होंने बेचारों ने जियोलॉजी लिया था, 30 बच्चों ने दिया था, तो किसी का नहीं हुआ. बट अगेन बहुत कम लोगों ने लिया था, तो डोंट गो कि फेलियर बहुत कम है. उसी तरह से जो बहुत ज़्यादा बच्चे लेते हैं तो परसेंटेज में भी कम, बट जस्ट गो थ्रू दिस नंबर ऑल्सो कि कितने कैंडिडेट फाइनली रिकमेंड हुए थे उस सब्जेक्ट से. 2009 में देख लो, 2000 इसमें 9 का लिस्ट है, 2017 का लिस्ट है. जस्ट गो थ्रू ऑल दीज लिस्ट, इससे भी फर्दर क्लियरिटी आएगी. जैसे अब ये यूपीएससी पाठशाला का एक आर्टिकल है, ये अपना बता रहा है कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है. इन्होंने कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एनालिसिस किया है, जैसे पॉलिटिकल साइंस क्या है, क्यों लेना चाहिए, क्या बात है, एंथ्रोपोलॉजी क्यों लेना चाहिए, क्यों तुम चूज़ करोगे, एडवांस साइंस का क्या है, सोशियोलॉजी के बारे में इन्होंने लिखा है. उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है, जो कि फेमस सब्जेक्ट है, काफ़ी स्टूडेंट लेते हैं. फिलोसफी लिखा है, ज्योग्राफी लिखा है. just go through this article also, and then just ये career launcher का एक article है, how to choose best UPSC option subject. just go through this article also. इन्होंने क्या लिखा है, length of syllabus, competition level के बारे में, other basic option के बारे में इनकी क्या recommendation है. उसी तरह से just go through clear IAS का एक है, which is the most popular subject. ये सारे article go through it and just keep all the things which we have discussed here. And finally, I hope you will be able to decide your main subject. अभी नहीं भी डिसाइड कर पाए हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जीएस का सिलेबस वी विल कवर, और फर्स्ट जीएस का सिलेबस करने के बाद यू विल बी इन फर्दर बेटर पोजीशन टू डिसाइड विच ऑप्शनल सब्जेक्ट यू हैव टू चूज.
ठीक है. सो आई होप कैंडिडेट दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड जस्ट कंसिडर दैट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. एनीवन हु इज सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी शुड गिव अ सीरियस थॉट बिफोर सेलेक्टिंग हिज ऑप्शनल पेपर, क्योंकि 500 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और ये 500 नंबर ऐसे हैं जिसमें से आप मैक्सिमम नंबर उठा सकते हैं इफ़ यू सेलेक्ट योर ऑप्शनल correctly and if you prepare for all your option correctly. So all the best, see you in the next episode. Jai Hind.